हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया ढंग से वीडियो देख देख के पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब हम चलते हैं हमारे एक नए टॉपिक पर। अध्याय 3 तक की पढ़ाई हम कर चुके हैं। अध्याय 4 पर चलते हैं आज हम। और अध्याय 4 है हमारा बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। अध्याय 4 बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, हम ये दोनों चीजों को बीजी व्यंजक में सीखेंगे। पिछले साल और छठी में हम जोड़ना और घटाना सीखे थे बीजी व्यंजकों को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीजी व्यंजक है क्या। अब छठी में भी पढ़ चुके हैं, सातवीं में भी पढ़ चुके हैं बीजी व्यंजक के बारे में। बताएं बच्चों कि बीजी व्यंजक क्या होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। जब छठी में थे तो आपके दो प्रकार के राशियों के बारे में, दो प्रकार के संख्या राशियों के बारे में बताया गया था। पहला चर और दूसरा अचर। चर राशि और दूसरा अचर राशि। क्या बताए थे बच्चों आपको? बहुत ही शॉर्ट में समझाएंगे, डिटेल पर नहीं जाएंगे हम। देखिए, जब हम कहते हैं कि आप 1 दर्जन केला लाएं, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है 1 दर्जन केला, दैट मीन्स 12 केला आएगा। क्लियर है यहाँ तक? हम कहते हैं एक कोरी, बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, एक कोरी। तो एक कोरी संतरा, अगर एक कोरी संतरा कहा जाए तो उसका हमारे दिमाग में जाएगा 20। अगर आपसे कहा जाए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो इसका जवाब हमारा क्या रहेगा? 7। अगर हम एक कहें कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 12। ठीक है, अभी हम जितने भी रिसेंटली क्वेश्चन जो रिपीट किए ना, सभी का आंसर हम दे पा रहे हैं, है ना? 12, 20, 7, 12। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि 1 किलो आलू में कितने आलू होंगे, 1 दर्जन केले में कितने केले? 12। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1 किलो आलू में कितने आलू आएंगे, तो क्या हम ये बता सकते हैं? क्या इसको एक निश्चित राशि के द्वारा दर्शाया जा सकता है? नहीं दर्शाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब जब हम आलू लेने जाएंगे तो उसकी संख्या डिपेंड करती है कि आलू का साइज क्या होगा। अगर आलू बड़े होते हैं तो कम रहेगा, अगर आलू छोटे होते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में आएगी, और आलू एकदम छोटे छोटे होंगे तो बहुत ज्यादा आलू आएगा। मतलब 1 किलो आलू में, 1 किलो आलू में आलूओं की संख्या नहीं बताई जा सकती। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आज मेरे कक्षा में 25 बच्चे आए हैं, कल कितने बच्चे आने वाले हैं? कोई बता सकता है क्या? नहीं बताया जा सकता। परसों कितने बच्चे आएंगे? ये भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये कल हमें पता चल जाएगा। आलू खरीदने के बाद कितना आलू चढ़ा है ये हमें पता चल जाएगा, लेकिन कब? खरीदने के बाद। कल कितने बच्चे आने वाले हैं पता चल जाएगा, लेकिन कब? कल। कल का तापमान कितना होगा? नहीं पता। रात का तापमान कितना होने वाला है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो बाद में पता चल जाएगा। दैट मीन्स कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो हमें पता है, जिनका मान हमेशा वही रहने वाला है। 1 दर्जन केला अगर हम कह दें तो चाहे हम राजनांदगांव में खरीदें, चाहे रायपुर में खरीदें, चाहे जमशेदपुर में खरीदें, 1 दर्जन मतलब 12 केले ही होंगे। 1 दर्जन अंडा मतलब 12 अंडे ही आएंगे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कहीं भी चले जाए, हम अमेरिका भी चले जाएंगे तो 12 मंथ ही होंगे। ये बदलने वाला नहीं है। तो जो नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अचर राशि। और जो चीज नहीं बदलने वाला है अचर राशि, उसके लिए हमारे पास क्या है? संख्या है। 12, 20, 7, 12। मतलब अंग्रेजी में जो संख्या होती है ना, 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याएं, उसका उपयोग हम अचर के लिए करते हैं। दूसरी तरफ चर राशि, हमको नहीं पता कि 1 किलो आलू में कितने आलू आने वाले हैं, कल का तापमान कितना होने वाला है, परसों कितने बच्चे आने वाले हैं,
मेरे इस वीडियो को कितने बच्चे देखने वाले हैं ये हमको नहीं पता, ये बाद में पता चलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? चर राशि, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन गणित में बच्चों नहीं पता, नहीं शब्द का उपयोग ही नहीं करना है। आपको पता है जो ज्ञात है उसके लिए भी अगर कुछ नहीं है तो जीरो है, और जीरो नहीं कुछ हो सकता है, बाद में हमें पता चल जाएगा कि कितने आलू आने वाले हैं। तो ऐसी संख्या जिनका मान हमको नहीं पता लेकिन बाद में पता चल सकता है, उसके लिए हम चर राशि का प्रयोग करते हैं। और चर राशि को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के अक्षरों का, छोटे अक्षरों का A B C D X Y Z, हम इनका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि 1 किलो आलू में कितने आलू आएंगे तो हम बोल देंगे X आलू। कल कितने बच्चे आने वाले तो X बच्चे। कल का तापमान कितना होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब नहीं में जवाब देनी नहीं है, कुछ ना कुछ तो जवाब हम देंगे, ठीक है। तो जो चीज हमको पता ना हो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? चर राशि का, एक्स वाई जेड। अब ध्यान से सुने भी होंगे कभी टीवी में, हेलो मिस्टर एक्स कम हियर, हेलो मिस्टर एक्स व्हाट इज योर नेम मिस्टर एक्स। मतलब जब हमें कुछ नहीं पता तो उसको एक्स वाई कह देते हैं, नहीं पता कौन है एक्स वाई, है ना। जैसे हमारे घर में मेहमान है ना, फलाना आए, हमको नाम नहीं पता, ये फलाना सुन, तो फलाना शब्द का प्रयोग करते हैं, बाद में नाम पता कर लेते हैं। तो गणित में फलाना नहीं, गणित में चर राशि, चर राशि दैट मींस ए से लेकर जेड तक, ठीक है। ये आप छठी में भी समझ चुके रहे होंगे, समझाया गया था आपको, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम बीजी व्यंजक पर। देखिए हम कह रहे हैं किसी संख्या का दुगना, ये भी आप पढ़ चुके हैं, किसी संख्या का दुगना, 5 का दुगना बोलते हैं, 5 का दुगना तो 5 गुणित 2, 3 का दुगना तो 3 गुणित 2, 11 का दुगना तो 11 गुणित 2। क्लियर है ना, ये हो गया दुगना। लेकिन हम बोलते हैं किसी संख्या का दुगना, संख्या पता है क्या? नहीं, कोई भी हो सकता है, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 51, 108, 456, कुछ भी, किसी संख्या का दुगना। संख्या हमको नहीं पता तो जो चीज हमको नहीं पता उसकी लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? x गुणित 2। और x गुणित 2 आपको बताया गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x। किसी संख्या में 5 का योग, संख्या हमको नहीं पता तो लिख देते n, 5 का योग तो +5 बराबर n + 5, ठीक है। तो यहां देखिए, अब ये जो बना ना 2x, ये n + 5, तो देखिए 2x में क्या क्या है? ये चर है, ये अचर है, अब बीच में गुणा का संक्रिया है, ये चर है, ये अचर है। और इस पूरे को, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, लेकिन पूरे को हम क्या कहेंगे? तो पूरे को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। दैट मींस चर और अचर राशि से मिलकर बनने वाले पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चर एवं अचर राशियों से मिलकर बनने वाले पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x, तो ये हमारा क्या कहलाता है? चरांक, चर राशि चरांक। और ये हमारा क्या कहलाता है? स्थिरांक, है ना। दूसरा अभी और हमने क्या लिखा था? n + 5, तो ये 5 क्या कहलाएगा? हमारा स्थिरांक। और ये n क्या कहलाएगा?
चलो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक नोट्स है, इसे आप फेयर कॉपी में उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये 4x है किसी संख्या का 14। अब देखिए ये तो हमारा चरांक कहलाता है, आपको ये पता समझ ही गए। लेकिन ये जो 4 है ना बच्चों, ये स्थिरांक तो है ही, ये स्थिरांक है ही, लेकिन चूंकि ये गुणा में है तो इसे हम गुणांक भी कहते हैं। ध्यान देंगे जरा, इसे गुणांक भी कहेंगे जो गुणा में हो। ये 4 हमारा क्या कहलाएगा? गुणांक। ये चरांक है, ये स्थिरांक है, लेकिन देखिए इन दोनों में अंतर है। यहाँ 5 का योग हो रहा है, यहाँ 5 का योग हो रहा है और यहाँ 5 का गुणा हो रहा है। तो जब गुणा होगा तो उसे हम गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ ये क्या कहलाएगा? गुणांक। ये क्या हमारा? y चरांक। और ये 2, आप देखिए 2 यहाँ क्या है? घात में, तो इसे हम कहेंगे घातांक। पांचवा -6 n की घात 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ -6 क्या कहलाएगा? गुणांक क्या है? सबसे पहले चरांक लिख देते हैं। चरांक कौन है देखकर बताएं। यहाँ n। स्थिरांक, अब स्थिरांक आपको कौन कौन दिख रहे हैं? चलिए बताइए कौन कौन से अचर राशि है? -6 भी है और ऊपर में 3 भी है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं गुणांक। अब गुणांक जो है स्थिरांकों में से ही गुणांक जो गुणा में रहेगा, तो -6। और घातांक, घातांक कितना है? 3। ठीक है, तो ये सब आपको बिल्कुल माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि चरांक कौन है, स्थिरांक कौन है, गुणांक कौन है, घातांक क्या है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये सब आपको बता चुके, लेकिन एक बार और यहाँ रिवीजन कर देते हैं। नोट पहला, किसी भी चर, किसी भी चरांक के गुणा में, गुणांक में यदि कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक एक होता है। जैसे y। ठीक है बच्चों, यहाँ में कोई गुणा में दिख रहा है क्या? कुछ गुणांक दिख रहा है क्या? 2 3 4 नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ 1, जैसे कि y की घात 2। यह घातांक तो है, लेकिन गुणांक में कुछ नहीं, मतलब गुणांक में 1 है। देखिए, किसी भी चरांक के घातांक में यदि कोई संख्या ना, मतलब कोई संख्या का मतलब 2 3 4 5 ना हो, प्राकृत संख्या, तो उसका घातांक 1 होता है। देखिए 5n। अब यहाँ गुणांक तो आपको दिख रहा है, गुणांक है यहाँ पर, लेकिन घात में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 0 मत समझ लीजिएगा ना, वहाँ कुछ नहीं का मतलब वहाँ 1 है। क्योंकि अगर
इसका घात में 0 हो जाएगा तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। आपको पढ़ाए थे घातांक में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो चलिए अभी तक आपको जो भी पता है ये कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए बीजी व्यंजक के संदर्भ में, ताकि हमको गुणा करने में आसानी हो। अब हम चलते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें जो सीखना है क्लास 8 में कि बीजी व्यंजक को गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हम बीजी व्यंजकों का गुणा कैसे करेंगे, है ना। शुरू करते हैं, हमारे एल्गोरिथम को जरा समझ लेंगे आप। बीजी व्यंजकों के गुणा में एल्गोरिथम को जरा समझने की प्रयास करें। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए हेडिंग दे देंगे पहला चिन्ह सहित गुणांकों का गुणा। अभी थोड़ा देर पहले बच्चों हमने आपको गुणांकों को समझाया, तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा गुणा करने में, चिन्ह सहित गुणांकों का गुणा। मतलब जितने भी भाई अगर गुणा करने के लिए कहा जा रहा है तो कम से कम 2 संख्याएं तो होंगी ना, 2 बीजी व्यंजक तो होंगे, तभी तो दोनों को गुणा करेंगे आप। तो दोनों बीजी व्यंजकों के जो गुणांक होंगे उनका पहले गुणा करेंगे चिन्ह से। दूसरा क्या कहा जा रहा है, समान चरांक होने पर घातांकों का योग। मतलब चरांक अगर एक जैसा हो तो उनके घातों को जोड़ देना है। तीसरा, असमान चरांक होने पर चरांकों के एक साथ लिखें। और अगर अलग अलग चरांक है जैसे कि एक्स वाई एम एन पी क्यू, तो उनको एक जगह लिख देंगे, बस हो गया हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक पद का एक पद से गुणा। मतलब हमारे पास 2 बीजी व्यंजक है, देखिए जैसे कि 2x, ये एक पद है, एक पद 2 पद आपको पता होगा, याद है कुछ? ये केवल एक ही पद है, इसे एक पदी बीजी व्यंजक बोलते हैं। यहाँ 2 पद कैसे पता चल रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो द्विपदी बीजी व्यंजक। यहाँ 3 पद है तो 3 पदी बीजी व्यंजक है ना, 1 पद 2 पद 3 पद। तो ये धन और ऋण के चिन्ह पर डिपेंड करता है। आप छठी में इसको भी पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, सब जानते हैं, ज्ञाता हैं, लेकिन भूल जाते हैं। देखिए जरा 2x गुणित 3x गुणा करने के लिए कहा जा रहा है 2 बीजी व्यंजक में से पहला क्या है 2x, दूसरा क्या है 3x। कैसे करेंगे, देखिए 2x गुणित 3x, ठीक है बच्चों। ये 2 बीजी व्यंजक हो गया। यहाँ गुणांक क्या है 2, यहाँ गुणांक क्या है 3। तो देखिए हम सबसे पहले एग्जांपल को कैसे समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चरांकों को अचर राशि को एक जगह लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ अचर क्या है 2, सबको गुणा का चिन्ह देके लिख देंगे। 2 और x के बीच में भी तो गुणा का चिन्ह है, 3 और x के बीच में भी गुणा का चिन्ह है। तो 2 गुणित 3 गुणित यहाँ x गुणित x। भैया मेरे 2x मतलब 2 गुणित x तो हुआ, गुणित 3x मतलब 3 गुणित x तो हुआ, उसी को तो किया। और चूंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है इसलिए इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। बेचारे अचर को एक जगह लिख दिए हैं और चर को एक जगह लिख दिए हैं, चरांकों को एक जगह और अचर को एक जगह, हो गया, बस यही तो किया। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, अचर का गुना अचर से, मतलब 2 को गुना 3 से, मतलब 2 दिया 6। फिर यहाँ क्या चिन्ह है, गुना। अब देखिए x गुणित x मतलब ये समान राशियां हैं, एक जैसे चर राशियां हैं। तो यहाँ घात में कितना अभी बताया था, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब x की घात 2। और फाइनली ये आंसर आ जाएगा 6x की घात 2। ये आ गया हमारा गुणनफल। इसी को अगर हम शॉर्ट में करते, देखिए बच्चों 2 दिया 6, डायरेक्ट 2 दिया 6 और x गुणित x, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, 1 1 2 हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझा देते हैं। -3x गुणित 4y। सॉल्यूशन एक बार लिख लेंगे, -3x गुणित 4y, है ना। -3x मतलब -3 गुणित x, 4 गुणित y मतलब 4y मतलब 4 गुणित y। तो हम गुणांकों को एक जगह लिख देते हैं, -3 गुणित 4 गुणित x गुणित y।
समझ में आ ही रहा होगा आपको। गुणांकों को एक जगह, चरांकों को एक जगह, सब में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब चिन्ह सहित ध्यान दीजिए, पहला चिन्ह सहित गुणांकों को गुणा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 गुणित और x गुणित y। अब देखिए बच्चों यहाँ पर विजातीय अलग अलग चरांक है, अलग अलग चरांक है, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ y है, अलग अलग चरांक है तो चुपचाप हम क्या कर देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, बात खत्म। और एक बार फिर से इनको कंबाइन करके लिख देंगे तो -12xy हो गया बच्चों, ये हमारा गुणनफल। चलिए एक और समझा देते हैं आपको। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ना, दो धर्म तक आप समझ ही रहे होंगे। डायरेक्ट करो गुणा, चलिए सोचिए जरा, -5 का गुणा किससे होगा, -5 का गुणा किससे होगा, 6 से। 6 में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5 6 3। क्लियर है बच्चों। n अलग अलग चरांक हैं तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख देंगे, आंसर। देखिए 2 लाइन में हो गया, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताए थे और ये हमारा डायरेक्ट गुना है जो कि हमको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसे उतार लेंगे पहले आप, ठीक है। सॉल्यूशन 2a into 3a। ठीक है बच्चों, अलग 2 व्यंजक हैं, गुणांकों का गुणा गुणांक से, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो 2 का गुणा किससे होगा, 3 से, 2 तिया 6। और देखिए हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, a समान चरांक है तो यहाँ भी घात में 1 है यहाँ भी घात में 1 है तो a की घात 2, ठीक x वाला जैसा सेम है, x की जगह ये हो गया। चलिए 7b इंटू -8r है ना, माइनस है बोल के ब्रैकेट लगा दिए हैं। चलिए 2 बीजी व्यंजक, एक है 7p दूसरा है -8r। चलिए कीजिए, 7 का गुना किससे होगा, -8 से, है ना, गुणांक का गुना गुणांक से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस 7 8। अब चलिए 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 7 8 56। और P गुणित R मतलब अलग अलग चरांक हैं तो PR। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6। -6bc इंटू -3। ध्यान से समझेंगे बच्चों, हमारे पास 2 बीजी व्यंजक है, एक है -6bc और दूसरा है -3b। 2 बीजी व्यंजक है, दोनों में गुणांक आपको दिख रहे होंगे। -6bc इसमें गुणांक कौन है, -6, और यहाँ गुणांक कौन है, -3। तो गुणांक का गुना गुणांक से, तो -6 का गुना -3 से होगा। बार बार आपको समझा रहे हैं, -6 में ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो -6 गुणित -3। आप रफ में भी कर सकते हैं इसको, -6 गुणित -3। और हम तो बोलते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, क्लास 8 में है तो माइनस माइनस प्लस 6 तिया 18, b यहाँ भी है b यहाँ भी है, ध्यान दो दोनों जगह b है। यहाँ घात में कितना है 1, यहाँ घात में कितना है 1, तो घात में कितना जगह 1 1 2। यहाँ c है यहाँ c नहीं है तो c को रहने दें, आंसर। ठीक है।
चलिए एक और देख लेते हैं सॉल्यूशन। पी क्यू इंटू -26 क्यू आर। चलिए दोनों बीजी व्यंजक को देखिए, गुणा है तो गुणक के पहले पहला बीजी व्यंजक फिर दूसरा बीजी व्यंजक। यहाँ गुणांक कितना है -26 और यहाँ गुणांक कितना है जरा सोचिए, आपको बताया कंट्रोलर पर। यहाँ तो कोई संख्या दिखबे नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ गुणांक में क्या है, एक है बच्चों, ठीक है एक है। एक काम करते हैं हम घात में 2 लगा देते हैं। यहाँ गुणांक में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक है, तो माइनस प्लस और 26 एकाउंट, ध्यान दें 26 एकाउंट 26। क्लियर है? अब देखिए यहाँ p की घात 2, तो p वाला और यहाँ है क्या, p चरांक वाला कोई है क्या, नहीं, यहाँ बस p है, यहाँ नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे p की घात 2। अब देखिए q यहाँ है, q यहाँ भी है, दोनों जगह q है। यहाँ घात में 1 है और यहाँ भी घात में 1 है, तो दोनों घात जुड़ जाएगा, q 1 2। यहाँ r है, यहाँ r नहीं है, तो इसकी यूं ही लिख देंगे r। आंसर आ गया हमारा -26 p की घात 2 q की घात 2 r -26 p स्क्वायर q स्क्वायर r। तो बच्चों ये था हमारा बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होता है, चरांक, स्थिरांक, गुणांक, घातांक, इसको आपको समझाया गया है। और इस वीडियो में आपको बीजी व्यंजक को गुणा करने का हमारा क्या प्रोसेस होगा, कैसे गुणा करना है, ये भी आपको समझाया गया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से गुणा आप कर ही लेंगे। आपको क्रियाकलाप 1 दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्रियाकलाप 1, इसको आपको किताब में ही भरना है पेंसिल से, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। और फेयर कॉपी में कौन सा होमवर्क बनाना है ये आपको आपको ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आपको होमवर्क हम सेंड करते हैं। फिलहाल जितना अभी इस वीडियो में समझाया गया है उसे आप बार बार देखें, समझें और यहाँ तक फेयर कॉपी में नोट भी करें। इसके बाद जो होमवर्क रहेगा इसको हम आपको ग्रुप में बताने वाले हैं। किताब के क्रियाकलाप को आप किताब में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद सुनने के लिए और बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करें। बहुत ही जल्द हो सकता है हमारा स्कूल खुले, तब तक आपको फेयर कॉपी बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, वरना कहा जाता है कि हर सुख के बाद दुख भी आता है। अभी हम सब बहुत सुख में है ना, कि स्कूल नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई करना नहीं पड़ रहा है, दिन रात टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, ये अपार सुख मिल रहा है हमें इस वक्त। लेकिन ध्यान रहे कि अपार सुख के बाद आपको दुखों का भी सामना करना पड़ सकता है। कब? यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब, ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़ाई कीजिए, आराम से, आपके पास दिन भर बहुत समय है। आप वीडियो को देखें, हर एक विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। फेयर कॉपी अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया तो अभी तक कंप्लीट कर लें। देखिए हम बहुत ही धीरे धीरे कछुआ की चाल में पढ़ा रहे हैं इस वर्ष, अभी तक हम अध्याय 4 में ही आए, इसलिए ताकि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या एक मोबाइल जो भाई बहन आपके देख रहे होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं आपको भी और हमें भी, लेकिन दिक्कतों के साथ साथ हमें पढ़ाई भी तो करनी है। तो माता पिता से भी निवेदन है कि बच्चों के पढ़ाई में जरा ध्यान देवें। कंटिन्यू आपको यहाँ शिक्षकों के द्वारा अपने स्तर पर जो भी बेहतर हो सक रहा है हम कर रहे हैं, है ना। तो जो आपको बताया जा रहा है उसे फॉलो करें। जहाँ तक आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ तक फेयर कॉपी में नोट करें, बस फिर आगे की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी बच्चों, है ना। ठीक है, तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें। ठीक है बच्चों, बाय।